नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम फिर से रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास या निर्माण के बारे में बात करेंगे। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर पुनर्विकास रिस्की है क्योंकि बिल्डर्स आज आ जाते हैं, तो लोग इस तरह से कहते हैं कि क्यों ना बिल्डर के बिना सेल्फ रीडेवलपमेंट करें, और अगर बिल्डर की वजह से रिस्क है तो सेल्फ रीडेवलपमेंट करना सेफ है। ये जो कॉन्वर्सेशन है, थोड़ा सा मैं ये सेल्फ रीडेवलपमेंट के विषय पर भी बात करना चाहता हूं, लेकिन मेनली रीडेवलपमेंट जो एक मेन स्ट्रीम चीज है जहां पे बिल्डर को बुलाया जाता है, वो रिस्की क्यों है, किस वजह से रिस्की है, कहां से रिस्क आते हैं और रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। जो लोग रीडेवलपमेंट को अपोज करते हैं, उनके मुंह से शब्द निकलते नहीं है, वो कह नहीं सकते कि उनको क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों गुस्सा आ रहा है। उनके ऊपर तरह तरह के लांछन डाले जाते हैं कि तुम अनसोशल हो, तुम नहीं देखना चाहते हो कि हमारे सोसाइटी का भला हो, तुम ऐसे यानी एंटी सोशल हो। वो टाइप से लांछन डाले जाते हैं उनके मुंह पे, या फिर ऐसे लांछन डाले जाते हैं तुम अपोज कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई मतलब है, तुम यहां से मतलब निकालना चाहते हो, तुम बिल्डर को ब्लैकमेल करना चाहते हो। ये टाइप के सारे मतलब निकाले जाते हैं और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लड़ नहीं सकते। लड़ने के लिए किस तरह से लड़ा जाए, अपनी बात को कैसे रखें, ये सारे उनके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कोर्ट एज अ फोरम उनको सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी कोर्ट कहता है मेजॉरिटी 51% का मेजॉरिटी है, तो भी कोर्ट कहता है मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया पुनर्विकास करना है, पुनर्निर्माण करना है। आप अगर प्रूव भी कर लो कि ये बिल्डर नालायक है एज एन इंडिविजुअल बिल्डर, ये कोर्ट कहती है भाई हमको ये नहीं देखना है वो लायक है नालायक है, आपने अग्रीमेंट साइन कर दिया है, अब जाओ इसके साथ, तो लकीर के फकीर हो जाते हैं कोर्ट्स। तो लोग परेशान हो जाते हैं, उसको अपोज कैसे करें, किस हिसाब से अपोज करें, कि यानी अपोज करने के तौर तरीके क्या हैं। मीनिंगफुली अपोज, नॉट झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं होता है। तो मीनिंगफुली अच्छी तरह से अपोज, असरकारक तरीके से कैसे अपोज किया जाए, ये सारी बातें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पुनर्निर्माण, पुनर्विकास क्या है और मैं खुद उसको अपोज क्यों करता हूं। मैं ये बात समझता हूं कि अगर एक बिल्डिंग बहुत पुराना हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया है, वो गिरने पे आ गया है, एजेड बिल्डिंग है, वो गिर जाएगा, लोगों की जान चली जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारे रिस्क्स भी होते हैं। और अगर रिस्क न हो तो इन रिस्क्स को एक तरह से हवा बनाकर, दिखाकर, पब्लिक के सामने पब्लिक को डराकर बिल्डिंग को या बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को पुनर्विकास में डाल देते हैं। अब दोस्तों, हम एसआरए की बात फिलहाल नहीं करेंगे। एसआरए का जो रीडेवलपमेंट होता है, स्लम रीडेवलपमेंट, उसकी बात नहीं करेंगे। मैं रेगुलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रीडेवलपमेंट का ही बात करूंगा, क्योंकि एसआरए रीडेवलपमेंट एक अलग ही चीज है। उसके प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसकी सोच अलग है, उसका तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। तो उसको अलग में एक अलग तरीके से डील करते हैं। ये रेगुलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हो, बिल्डिंग 30-40 साल 50 साल पुराना है, आपके सोसाइटी का कन्वेंस मान के चलते हैं कि आ गया है। कन्वेंस का मतलब ये कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जमीन के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर वो खड़ा है, जिस कंपाउंड के अंदर वो खड़ा है, उस जमीन के ऊपर आपके सोसाइटी का नॉट ओनली ताबा है, बट प्रॉपर्टी कार्ड पर भी उसी का नाम है। तो उसको कहते हैं कन्वेंस आ जाना। कन्वेंस आ गया मतलब ओनरशिप आ गया। अब ये ओनरशिप आना और रीडेवलपमेंट होना इतने क्लोजली लिंक्ड क्यों है? क्योंकि जैसे ही एक सोसाइटी के नाम पे उसका खुद का ओनरशिप आ जाता है वो जमीन के ऊपर, तो बिल्डर्स
जो एकदम ताक के बैठे हुए होते हैं वो उसके ऊपर लपक जाते हैं। वो सीधा मैनेजिंग कमेटी को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि आपके बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में डाल दो, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब आपकी सोसाइटी में हर एक घर को 20%, 25%, 30% लार्जर एरिया मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। कॉर्पस फंड मिलेगा, यानी आप मालामाल हो जाओगे। ये टाइप की बातें समझाई जाती हैं। क्या ये सच है? नॉट नेसेसरीली, टू सम एक्सटेंट उसके प्लस है तो उसके माइनसेस हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस तरह से अप्रोच होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपके सोसाइटी को अप्रोच किया गया है और ये अप्रोच में एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर सब लोग लग जाते हैं। बिल्डर एमएलए या एमपी के थ्रू भी आपके सोसाइटी को अप्रोच करता है। लोकल पार्टी चीफ, शाखा प्रमुख, ये लोगों के थ्रू भी आपके सोसाइटी को अप्रोच करते हैं और आपको आपके सोसाइटी के ऊपर एक दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि कब रीडेवलपमेंट कर रहे हो, कब रीडेवलपमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और कॉरपोरेटर वगैरह जिन लोगों से जुड़े हुए हैं वो सारे बिल्डर्स सामने आना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे थ्रू करिए, अच्छा होगा, वगैरह वगैरह। इस माहौल में रीडेवलपमेंट क्या है, उसके रिस्क्स क्या है, ये सब यानी उस विषय पर चर्चा करना भी पीछे छूट जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो में या कई वीडियो में मैंने समझाया है कि रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास है क्या। दोबारा समझाता हूं। पुनर्विकास एसेट स्ट्रिपिंग का एक तरीका है, एसेट स्ट्रिपिंग। अब एसेट स्ट्रिपिंग क्या है? एसेट स्ट्रिपिंग तो दोस्तों आजकल कम है, लेकिन पहले कुछ टाइप के लोग होते थे जिनको कहते थे कॉर्पोरेट रेडर्स। वो लोग कंपनियों को देखते थे, वो कहते थे ये कंपनी के पास बहुत सारा जमीन है, ये कंपनी के पास बहुत सारा रियल एस्टेट है, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब है, वो सैलरीज नहीं दे पाया है, वो उसका सामान बिक नहीं रहा है, वो यानी फेलियर, बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रहा है। तो ये लोग वो कंपनी के शेयर खरीद लेते थे, वो कंपनी को कैप्चर कर लेते थे और वो कंपनी को कैप्चर करके जैसे यानी उनका इरादा तो एक ही रहता था कि जैसे ही हमारे लोग कंपनी के कंट्रोल में आ जाएं तो उसकी जो लैंड है, उसकी जो जमीन, यानी सारे जो एसेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसके जो हो सकता है ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस ओन्ड है, भाड़े पे नहीं है, तो ये सारे बेचने लगते थे और ये बेच के पैसे कमाने और पैसे को गुट 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 गटक जाते थे। इनको क्या कहा जाता था? एसेट स्ट्रिपर। आपकी सोसाइटी के ऊपर एसेट स्ट्रिपर्स का हमला होने जा रहा है। ये सोचिए, जैसे ही आपका कन्वेंस आया तो आपकी सोसाइटी के ऊपर एक तरह से एसेट स्ट्रिपर की नजर पड़ जाती है। उनकी नजर जो पड़ती है वो कहते हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जनता क्या चाहती है वगैरह, वो ये देखते हैं कि अच्छा ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कितनी बड़ी जमीन पे खड़ी है, वो जमीन पे उनका नजर है, उनको किसी और चीज के ऊपर नजर नहीं है। अगर वो आपसे आके कहते हैं कि आपका बिल्डिंग एकदम बेकार कंडीशन में है, आप कह सकते हो आपको मेरे बिल्डिंग के कंडीशन की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे जो जमीन है, आप वो जमीन चाहते हो, वो जमीन की कीमत लगाओ और बोलो क्या किस हिसाब से जमीन चाहिए। लेकिन लोग इस तरह से नहीं करते हैं और कंपनीज भी, यानी सॉरी, ये जो बिल्डर के कंपनी जो होते हैं उनका भी जो अप्रोच होता है वो ऐसे होता है कि आपको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाए कि आप समझो कि अरे हम तो बेचारे हैं, हमारी जो बिल्डिंग है वो गिरने पे आ रही है, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसे पेपर में ये छप जाएगा अगला मॉनसून में कि ये बिल्डिंग गिर गया और उसमें लोग दब के मर गए। इसलिए
कोई हमें बचाने वाला चाहिए और एक बिल्डर आ रहा है हमें बचाने वाला, हमारा सेवियर है। इस नजर से देखते हैं, ऐसे चश्मे पहन के आप बिल्डर को देखते हो, और ऐसे चश्मे देख के जब आप बिल्डर को देखते हो तो एक बहुत ही क्रूशियल बात आप पूछना भूल जाते हो। वो ये रहता है कि ये बिल्डर है कौन। वो कहेगा, समझो XYZ ग्रुप, समृद्धि ग्रुप। भाई समृद्धि ग्रुप में कितने कंपनीज हैं, प्लीज एक लिस्ट जरा बना के हमको दीजिए। समृद्धि ग्रुप में कौन कौन है? नंबर 1, समृद्धि ग्रुप में प्रोमोटर्स कौन है? मिस्टर जयेश गाला, मिस्टर मंगेश जाधव वगैरह वगैरह। जो लोग प्रमोटर्स हैं, जो लोग मेन हैं, जिनके पैसे लगे हुए हैं, वो कौन है? उसको कंट्रोल नहीं, ये हमारे डायरेक्टर्स हैं। अरे डायरेक्टर्स ठीक है, लेकिन तुम्हारे प्रोमोटर्स कौन है? कौन है तुम्हारे पीछे? कौन उसमें पैसे डाल रहे हैं? डायरेक्टर्स का भी नाम डालो। तो डायरेक्टर्स, ये सब। और जब वो कहते हैं ग्रुप कंपनी, तो ग्रुप कंपनी को आप डिफाइन कैसे करते हो? ग्रुप है तो क्या दूसरे कंपनी सब सब्सिडियरीज हैं और एक कंपनी मेन है? फ्लैगशिप कंपनी कौन है? मेन कंपनी कौन सा है? ये सब सवाल पूछना होता है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप उनको माई बाप समझ के बैठते हो, कोई पूछता नहीं है। कोई कहेगा समृद्धि ग्रुप, कोई कहेगा जयवंत ग्रुप, कोई कहेगा यानी कुछ बालाजी ग्रुप। कोई सवाल नहीं होता है बालाजी ग्रुप कौन है, समृद्धि ग्रुप कौन है, जयवंत ग्रुप कौन है, क्या है इसमें अंदर, वो जिसको ग्रुप कहते हो उसके अंदर क्या है। चलिए, उन्होंने अप्रोच किया, आपके सोसाइटी को अप्रोच किया, और आपके सोसाइटी ने मन बना डाला कि ये बिल्डर के साथ जाना है। अब इसको अपोज करते हो तो क्यों करते हो, और किस हिसाब से करते हो, और क्यों करना चाहिए? अपोज कभी भी किसी चीज को फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करना चाहिए। मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगता है कह के अपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अपोजिशन है वो इश्यूज के ऊपर होना चाहिए। तो अपोज करते क्यों है, क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको पहले समझाता हूं। अगर सोसाइटी के लोगों को बिना पूछे सीधा मैनेजिंग कमेटी ने मन बना लिया कि हम जाएंगे समृद्धि ग्रुप के पास, तो वो खतरा है। समृद्धि ग्रुप कौन है, क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सिर्फ वो ब्रोशर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। ये देखो उनका ब्रोशर, कितना अच्छा कंपनी है। ये समृद्धि, वो कह रहे हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, समृद्धि एवेन्यू, समृद्धि हाइट्स, ये नवी मुंबई में जाने माने हैं, पनवेल में जाने माने हैं, दादर में उन्होंने समृद्धि दर्शन बनाया। ये टाइप की जो मेंटालिटी है कि भाई उन्होंने बना दिया है, हमने देख लिया है, हम खुश है। खतरे से बचो भाई। ये वेल नोन बिल्डर है, पुणे में वेल नोन बिल्डर है, इस इलाके में वेल नोन बिल्डर है, ऑल ओवर मुंबई वेल नोन बिल्डर है। बचो, ऐसी वेल नोन की बात मत करो। आप मेन मुद्दे पे रहो। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये रहता है, ये बिल्डर के क्रेडेंशियल्स क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है। तो फाइनेंशियल्स मैं आपको इलेबोरेट करके बताता हूं। बिल्डर के बैलेंस शीट में पैसे कितने हैं, उसके नेट एसेट वैल्यू क्या है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। एक का नाम मैं देता हूं समृद्धि ग्रुप, चलो एक अच्छा बिल्डर है, ऐसे समझ के चलते हैं। और दूसरे तरफ एक पपलू बिल्डर है जिसका नाम हम कहते हैं पपलू यादव, पपलू यादव ग्रुप। अब पपलू यादव ग्रुप ने उसका बुक स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। उसके टर्नओवर देखने जाओगे तो उसके पास ज्यादा टर्नओवर नहीं है, शायद 2-5 लाख 10 लाख का अगर टर्नओवर है, या 1 करोड़ का चलो टर्नओवर है, लेकिन उसमें से कमाता कुछ नहीं है। सिर्फ टर्नओवर ही टर्नओवर है, कमा नहीं रहा है। उसकी नेट एसेट वैल्यू देखने जाओगे तो उसका समझो कि 1 करोड़ का नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि उसकी वैल्यू, उसके पास पैसे नेट, उसके लायबिलिटीज देने के जो रहते हैं वो सब छोड़ के, डेट वगैरह जो छोड़ के, नेट वैल्यू 1 करोड़ का है। समृद्धि ग्रुप का समझो 15 करोड़ का है नेट एसेट वैल्यू। अब आपको ये जानना जरूरी है
क्योंकि आप पपलू यादव और समृद्धि ग्रुप के बीच में कंपेयर कर रहे हो। लेकिन आप अगर सवाल ही नहीं पूछोगे तो पपलू यादव कहेगा मेरे भी 10 प्रोजेक्ट्स हैं, पपलू हाइट्स, पपलू एवेन्यू वगैरह वगैरह। समृद्धि ग्रुप कहेगा मेरा समृद्धि हाइट्स, समृद्धि एवेन्यूज वगैरह वगैरह। आप इनको दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके पास इसका नेट एसेट वैल्यू सिर्फ 1 करोड़ है, इसके 15 करोड़ है। आप ये सवाल ही नहीं पूछोगे, आपकी सोसाइटी सवाल ही नहीं करेगी, तो सवाल करना कैसे है? आप कह सकते हो सर आपके सारे बैलेंस शीट्स दिखाओ, आपका ग्रुप का नेट एसेट वैल्यू क्या है वो जरा हमको समझाओ, आपके कौन से ग्रुप में कौन सी कंपनी का कौन सा क्या नेट एसेट वैल्यू है वो समझाओ, हमको समझना जरूरी है। ये सवाल आप करो, मैनेजिंग कमेटी को तो करना ही चाहिए, सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी है, ऑफिस बेरर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर ऑफिस बेरर्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और वो किसी तरह से दे देना चाहते हैं, जुगाड़ करना चाहते हैं, तो आपका हक है एज एन इंडिविजुअल, आप कहना शुरू करो। अब पूछो इनका बुक स्ट्रेंथ क्या है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो ये समृद्धि हाइट्स वगैरह जो प्रोजेक्ट का नाम दिखाना एक अलग बात है। आप कह सकते हो एक काम करो, ये बिल्डिंग समृद्धि हाइट्स कह रहे हो, समृद्धि एवेन्यू कह रहे हो ना, समृद्धि एक बहुत नॉर्मल कॉमन नेम है। आप मुझे आपके कंपनी के किसी आपका आईओडी लेके आओ, उसका सीसी लेके आओ। वो कंपनी वो आपने समृद्धि हाइट्स बनाया ना, तो आईओडी, सीसी, ओसी सब आपका ही होगा ना। जरा हमको दिखाओ ना प्लीज, तब पता चलेगा नहीं हम समृद्धि के थ्रू नहीं गए थे, हम इकबाल बिल्डर के थ्रू गए थे। अच्छा, तो वहां पे आप इकबाल बिल्डर के नाम से कर रहे नहीं, ऐसा है वो इकबाल बिल्डर का ओसी है, उसके नाम का सीसी है, लेकिन ये बनाया है समृद्धि ने। ये टाइप के फालतू एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं, इसलिए आपको पूछना चाहिए समृद्धि हाइट्स का ओसी, सीसी सब दिखाओ, पहले डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कि समृद्धि कंपनी के नाम से है या नहीं, आपका ग्रुप कंपनी के नाम से है या नहीं, ये आप देखो, ये जरूरी है। अच्छा, अगर बिल्डर का आईओडी, सीसी सब आ गया था, यानी कि बिल्डिंग शुरू हुआ था लेकिन ओसी नहीं आया, तो आपको समझ लेना चाहिए। और ओसी नहीं आया और काफी समय बीत गया है, यानी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होने को आया लेकिन अभी तक ओसी नहीं आया, या कंप्लीट हो गया है, 2-4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आपको खतरे की घंटी समझ लेना चाहिए कि ये आदमी ओसी नहीं ला सकता है। बिल्डिंग चालू कर रहा है, बिल्डिंग पूरा भी कर रहा है, लेकिन पता नहीं वो डिजाइन में कहीं कुछ और कर, यानी वो ही इज नॉट डूइंग इट एज पर अप्रूव्ड डिजाइन, या कुछ तो उसका गड़बड़ है कि उसके बिल्डिंग में ऑक्यूपेशन, उसके प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, पूछना जरूरी है। दूसरा बिल्डर है जिसके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, 2-3-4 प्रोजेक्ट्स के ओसी आ गए हैं, और जो कर रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप समझ सकते हो चलो ये स्ट्रॉन्ग बिल्डर है। दूसरा वाला ओसी नहीं ला सका है, क्यों नहीं ला सका है जरा सोचना चाहिए आपको। और अगर उसके बिल्डिंग का ओसी नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपका भी बिल्डिंग का ओसी नहीं आएगा। मतलब आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अब रिसर्च मतलब ऐसे नहीं है कि आपको जासूसी करना है, आपको बिल्डर की जासूसी नहीं करनी पड़ेगी। आप बिल्डर से डायरेक्टली कह सकते हो भाई साहब अपने 3 साल का एनुअल रिपोर्ट दे दो, या 5 साल के आईटी रिटर्न्स दे दो, आप कितना इनकम डिक्लेयर कर रहे हो, और वो कहेंगे कौन से कंपनी का दूं। एक काम करो ना सर, आप कह रहे हो ना कि आपका सो एंड सो ग्रुप है, समृद्धि ग्रुप है, संघवी ग्रुप है, तो आप जो भी संघवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से है सारे के सारे दे दो। आप ग्रुप के कौन सी कंपनी से, वो एक लिस्ट तो बताओ पहले, और फिर उसके प्रोमोटर्स इंडिविजुअल्स कौन है वो तो उसका लिस्ट तो दो पहले, क्योंकि पता चलता है कि वो नाम नहीं बोलते हैं। अच्छा, जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स या अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप्स होते हैं, सिर्फ पार्टनरशिप, उसका बैंक अकाउंट होता है, सब कुछ चलता है, लेकिन वो पार्टनरशिप के अंदर है कौन आपको पता नहीं चलेगा। कम से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो
या एलएलपी कंपनी हो, एलएलपी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसके वेबसाइट से आप कौन पार्टनर्स हैं, कौन ओनर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, ये निकाल सकते हो। थोड़ा सा लिमिटेड इंफॉर्मेशन तो मिलेगा आपको, बैलेंस शीट वगैरह भी मिल जाएगा आपको, ग्रुप कंपनीज का भी नेटवर्क मिल जाएगा एक, तो कुछ तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है पब्लिक डोमेन में। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप्स हैं और या फिर वो प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप तो ठीक है, वो एक ही बंदा है, पार्टनरशिप है तो कौन है उसके अंदर, वो आपको सामने दिखाता नहीं है और दिखता नहीं है। तो आप ऐसे काले बक्सों से जरा डरिए। अच्छा, दूसरी बात ये समझना है कि ये जो लोग हैं जो अपने आप को बिल्डर कहते हैं, उनसे सारे उनके रिकॉर्ड्स ले लो और संकोच में मत रहो। अगर वो कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, वो कॉन्फिडेंशियल है, बिल्डर्स ऐसे कहते हैं, और मैनेजिंग कमेटी वाले बहुत अच्छे बच्चे बनकर हाँ सर सही है, ये कॉन्फिडेंशियल है ना, तो हम नहीं पूछेंगे, इस तरह से वो अच्छे बच्चे बनते हैं आपके सोसाइटी वाले। वो सेठ समझते हैं उनको और ऐसे समझते हैं कि उनकी इज्जत इतनी प्यारी है, यानी सोसाइटी वालों की इज्जत नहीं है, सोसाइटी वालों को के जनरल बॉडी वालों से कचरे की तरह बात करेंगे, उन्हीं के सामने उतार डालेंगे उनको। लेकिन बिल्डर मतलब भगवान है, ये हमारे अवतरित हुए हैं सिर्फ हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए। ये टाइप का अगर डीलिंग है तो ये टाइप के भावना से डीलिंग नहीं होने वाला है। साफ भाषा में व्यापार हो रहा है, आपकी सोसाइटी इंचार्ज है एक जमीन की, एक एसेट की, वो आपको बचाने नहीं आए हैं, बिल्डर प्रॉफिट कमाने को आया है। तो आप हक से पूछिए आपके रिकॉर्ड्स क्या हैं। अच्छा, एक बात करने को रह गया है और वो है सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में बिल्डर को नहीं लाते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स को लाते हो और कंसल्टेंट्स को लाते हो। सोसाइटीज, मैं इस टॉपिक पे और थोड़ा बोलूंगा, लेकिन अभी छोटे इसमें बोल रहा हूं कि सोसाइटीज की औकात नहीं है, उनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ नहीं है कि वो सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकें, उनके अंदर वो मैनेजरियल स्किल्स नहीं है और वो डिसिप्लिन नहीं है कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। अब चाहे जितना धुरंधर पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्यों ना हो आपके साथ, या कितने अच्छे आर्किटेक्ट्स क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल और वो स्ट्रक्चर ही नहीं है। आपका सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इतना ही है कि आप वॉचमैन को पगार दोगे और वाटर चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्सेस और ये सब भरोगे और बिल्डिंग को चालू रखोगे। आप उतना ही करो, आपसे दूसरा सब नहीं होगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।